SIR का भी जिक्र आपने किया, प्लस ये सारी चीज़ें हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड है ये? अगर नहीं है, तो फिर आप लोग कैसे इससे कोपिंग कैसे कर पाएँगे? आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया था वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से, और बड़ा पावरफुल कैंपेन हुआ, बड़ा अग्रेसिव तरीके से स्टार्ट हुआ, और लेकिन अब जब चुनाव चल रहा है तब वो कैंपेन पूरी तरह से नदारद है। कि आप बात कर रहे हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज, या तो बीजेपी वाले 30 साल 50 साल 70 साल 500 साल 700 साल पहले की बात पीछे की बात करेंगे, या ये लोग 20 साल आगे का संभाग दिखाएंगे, 47 में विकसित भारत है तब विकसित बिहार होगा। आज जिस स्थिति में हम हैं, जहाँ एक पूरे बीच चुनाव अभियान में एक नेता की हत्या हो जाती है इस तरीके से, और आपके कैंडिडेट का नाम आता है उसमें कि वो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है, तो बीजेपी के पूरे प्रचार को एक तरीके से मौका मैंने धराशायी कर दिया। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कुछ तो लोग सवाल पूछ ही देते। अभी भी बिहार है, ये दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जितने इनके कैंडिडेट हाईजैक हो रहे हैं या मैदान से हट रहे हैं, वो सारे बीजेपी के पास जा रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो मजाक बना के रख दिया। नीतीश जी ने खुलासा किया, उनको लगा कि अमित शाह ने जब कहा कि आगे चल के लोन दिलवाएंगे तो लोग इस 10,000 को भी लोन समझ लेंगे, तब उन्होंने कहा कि 10,000 आपको लौटाना। महिलाओं ने एक नारा दिया है जो गूंजने लगा है कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। ये मैनिफेस्टो कम था, एक तरह से 20 साल की सरकार को श्रद्धांजलि उन्होंने दे दी। सब सारे नेताओं ने खड़े होकर कहते हो कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, आप घर घर मोदी ले जाना चाहते। एक ही सीट पर लिबरेशन भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। हमारे साथ नहीं है। आप पूरे उत्तर बिहार में देखिए और सीमांचल के इलाके में देखिए, मक्के की खेती, आपके मखाने की खेती, तो खेती यहाँ हो रही है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसकी पूरी प्रोसेसिंग गुजरात में, हरियाणा में, फैक्ट्री वहाँ है। अब इन्होंने उस समय कहा कि बिहार में फैक्ट्री बनेगी, कहाँ जमीन नहीं है, अमित शाह का अपना कहना है, और अभी जो मैनिफेस्टो लाया है उसमें कह रहे हैं कि हर जिले में फैक्ट्री बनाएंगे। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो, न्यूज लॉन्ड्री का ये सफर बिहार चुनावों का। आज कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य के यहाँ है, हम लोग उनसे बातचीत करने वाले हैं। चुनावों में वो लगातार दौरे कर रहे हैं, उनकी पार्टी भाकपा माले लिबरेशन, जो कि 20 सीटों पर लड़ रही है। पिछले चुनावों के नतीजों की अगर हम बात करें, थोड़ा सा बार बार बहुत सारे लोग इनकी जीत की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि लिबरेशन वो पार्टी थी जिसका जो सक्सेस रेट था वो सबसे ज़्यादा था। और कॉमरेड उसको डिफाइन करते हैं कि जो ये स्ट्राइक रेट है ये T20 में मायने रखता है, टेस्ट में मायने नहीं रखता। ऐसा क्यों आपको लगता है कि आप लोग टेस्ट खेल रहे हैं? अब ये तो है, टेस्ट ही तो है, और हर तरह का टेस्ट है, टेस्ट विद फन, टेस्ट किया जा रहा है पूरे बिहार को। तो ये है, चुनाव पिछले बार 3 चरण का था, इस बार 2 चरण का है जी। और इतना कंप्रेस्ड, अभी देखिए छठ खत्म हुआ 28 को, और होते ही कहाँ से एक चक्रवात आ गया, और वो चक्रवात का चक्कर भी अभी 3 दिन हो गया है, अभी भी खत्म नहीं हो रहा। कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक तो ये चुनाव बहुत कम टाइम में अनाउंसमेंट हुआ है, ऊपर से 2 बड़े त्योहार दिवाली और छठ इसी बीच में पड़े कैंपेन में, फिर इसके बाद ये माहौल खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, बारिश और चक्रवात, बारिश में 3 दिन धुल गए करीब। बिल्कुल, तो बहुत कम विंडो है लोगों से कनेक्ट होने का, कैसे मैनेज कर? नहीं, हमें लगता है कि ये तो चुनाव क्या, बिहार तो समझ रहा है कि चुनौती बिहार को दी गई है, कि बिहार तो 2020 से ही बिहार ने कह दिया था कि हमें बदलाव चाहिए। तो 2020 का चुनाव परिणाम आप देखिए बहुत साफ था। कुछ सीटों के चलते, कुछ 1,000 वोटों के फासले से सरकार बच गई। तो बिहार के लिए तो चुनाव एक तरह से पेंडिंग एजेंडा था, बिहार इंतज़ार कर रहा था कि कब चुनाव आएगा। और पिछले 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे लोगों का जो बदलाव का संकल्प है वो और मजबूत हुआ। अब 2 प्रयोग बिहार में अब किए गए, एक SIR जी, पूरे हर चीज़ को अस्त व्यस्त कर देने के लिए अचानक, जिसका पूरा इम्पैक्ट अभी भी हम लोग के लिए आकलन कर पाना संभव नहीं है, आगे ही पता चलेगा जी। और दूसरा, इतने बड़े पैमाने पर पैसे बांटे जा रहे हैं, मनी ट्रांसफर इतना बड़ा, तो ये 2 एक तरीके से डिसरप्ट करने के लिए। कुछ और भी होने वाला है, जो चुनाव की एक्चुअल पोलिंग में किस तरह से पोलिंग होती है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार तैयार है। अच्छा, इसीलिए लोग तैयार है नीचे, इसीलिए आप कनेक्ट, मान लीजिए अगर रैली नहीं भी कर पा रहे हैं, एक वीडियो संदेश डाल दे रहे हैं, वो पहुंच जा रहा है। अच्छा, तो नीचे मेरा सवाल यही था कि ये जो परसों शुक्रवार के दिन करीब 10 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपए की तीसरी किस्त आई है। अब इस चीज से जुड़े मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये
चुनाव के बीच में पैसा आ रहा है, ये कहीं से आप लोगों को लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको वायलेट करता है, या आप लोग इसको किसी तरह से चैलेंज करने वाले हैं? और दूसरा सवाल है, क्या इससे आप लोगों के अंदर डर पैदा हुआ है, ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है, वोटर्स को प्रभावित कर सकता है? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने, उसका तो कोई मतलब नहीं है, ना चुनाव आयोग इस पर कुछ गंभीर है। वो बिल्कुल एक तरफा वायलेशन का अगर शिकायत आएगी अपोजिशन के खिलाफ तब उस पर कोई कार्रवाई होगी, उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं। जिस आधार पर इंदिरा गांधी का चुनाव उस समय खारिज कर दिया गया था, अगर वो पैमाने पर आज चले तो आज तो इनके एक भी चुनावी रैली नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वो बात तो है, उसको हम पता नहीं लीगली भी चैलेंज शायद कोई कर रहे होंगे। लेकिन जो आपने कहा कि डर, तो डर का सवाल नहीं है। ये ज़रूर है कि 10,000 रुपये मायने रखते हैं जहाँ इतनी गरीबी है, बिल्कुल। लेकिन उन्हीं महिलाओं में हमने देखा, हम तो जब जहाँ भी सभा में जा रहे हैं महिलाओं से हम पूछ रहे हैं कि कितने खाते में आपके आए हैं, हाथ बहुत कम उठ रहे हैं। हल्ला ज़्यादा है कि इतने खाते में पैसा दे दिया गया, लेकिन पैसे एक्चुअली मिले हैं कम, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं को ये समझ है कि 10,000 एक तो चुनाव के समय एक तरह से ये घूस है, ये इलेक्टोरल ब्राइबरी है। सेकंड बात कि महिलाएं जिस चीज़ से परेशान हैं वो है कर्ज, और जो अमित शाह ने खुल के कहा कि 10,000 जो है सीड मनी है और आगे चल करके हम बड़ा लोन दिलवाएंगे। कल नीतीश जी ने खुलासा किया, उनको लगा कि अमित शाह ने जब कहा कि आगे चल के लोन दिलवाएंगे तो लोग इस 10,000 को भी लोन समझ लेंगे, तब उन्होंने कहा कि 10,000 आपको लौटाना नहीं है। तो चलो ठीक है, 10,000 की बात समझ में आई, लेकिन जो कर्ज, इसीलिए हमने कहा कि ये महिला रोजगार योजना नहीं है, ये महिला कर्जदार योजना है, महिलाओं को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए। और इसलिए आप देखेंगे कि महिलाओं ने एक नारा दिया है जो गूंजने लगा है कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। वो बड़ा सवाल चल रहा है, वो बड़ा सवाल है। तीसरा, कर्ज जो है, लोग इसलिए कर्ज के लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, छोटे छोटे खर्च के लिए कर्ज। तो हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है जो झारखंड में लागू हो रहा है, 2,500 रुपये 19 से लेके 60 साल तक की जो जरूरतमंद महिलाओं के लिए, कर्ज नहीं खर्च करने के लिए, उनके जेब में थोड़े पैसे आ जाए घर में खर्च करने के लिए, वो 2,500 उनकी आमदनी बढ़े, ये है। इसी में बस एक छोटा सा और सवाल, फिर मैं अगले दूसरे सब्जेक्ट पे आऊँगा। मेरा सवाल ये कि SIR का भी जिक्र आपने किया, प्लस ये सारी चीज़ें हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है ये? अगर नहीं है तो फिर आप लोग कैसे इससे कोपिंग कैसे कर पाएंगे? देखिए, लेवल प्लेइंग तो बिल्कुल नहीं है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है बिल्कुल। इस देश में इलेक्शन कभी भी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड होता नहीं है ना। तो और ये बहुत ज़्यादा अनइक्वल बैटल होते जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग, बिहार में लोगों को लड़ना आता है, लोग लड़ लेते हैं, और कभी कभी ऐसे लड़ लेते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि भाई ये कंसिक्वेंस होगा, उसका कुछ दूसरा ही परिणाम निकल जाता है। तो हमें तो लोगों पर बेसिकली भरोसा है, बिहार पर भरोसा है, बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर भरोसा है। जब जब ऐसा मोड़ आया, बिहार हमेशा उसने ले दिया। और ये जो हम लोगों का जो एजेंडा है इस बार का, वो एजेंडा लोगों की जो मांग है, मुख्य मांगे हैं, उन्हीं को एक तरीके से कंपाइल करके हमने कमिटमेंट के रूप में रखा है। और जो इनका एजेंडा है NDA वालों का, हमने तो देखा कि वो जो 1 मिनट मौन खड़े हो गए लोग, तो हमने कहा भाई 1 मिनट के मौन का तो मतलब होता है श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग खड़े हो गए। ये मैनिफेस्टो कम था, एक तरह से 20 साल की सरकार को श्रद्धांजलि उन्होंने दे दी, सब सारे नेताओं ने खड़े होकर के। तो लोग तो बदलाव लाएंगे, वो उसी पर भरोसा है कि जो भी हो रास्ते में हर्डल रेस है, लेकिन अब लोगों के पास 60 सेकंड में जो भारतीय जनता पार्टी NDA की एक्चुअली जो मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका जिक्र आप कर रहे थे। आपके मैनिफेस्टो की RJD ने जो जारी किया उसकी मैं बात करूं तो उसमें हर RJD हम सब लोग मिलकर किए हैं, बिल्कुल। हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा है। आप एकेडमिक तौर पर शैक्षिक रूप से स्टैटिस्टिशियन हैं, आपने उसकी पढ़ाई लिखाई की है, आंकड़ों को आपसे बेहतर बहुत कम लोग समझ पाएंगे। ये कैसे संभव होगा, ये कैसे कर पाएंगे हर घर में? मतलब जिस राज्य की आबादी 13-14 करोड़ है, हर घर में मतलब अगर आप जाएं तो करीब आपको 2-3 करोड़ से ज़्यादा जॉब इमीडिएट चाहिए होंगे। देखिए, इसमें बेसिक आंसर मेरा ये है
कि अब हम लोग मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें संभव है, कुछ चीज़ें संभव नहीं है। क्यों मान लेते हैं? तो जो चीज़ ज़रूरी है जी। उसको संभव बनाना है। तो बिहार के लिए पलायन इतना बड़ा एक पूरा अभिशाप है बिहार के लिए। तो पलायन इसलिए होता है कि बिहार के अंदर एक तो रोज़गार कम, सुरक्षित रोज़गार कम, सम्मानजनक बाहर लोगों को लगता है कि भाई बाहर जा करके झेल लेंगे, सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन 10,000 रुपये ज़्यादा कमा लेंगे। तो बिहार में सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, तो उसी का लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी कहने का मतलब है कि वो एक तरीके से सिक्योर जॉब, जो देने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी है, पंचायतों की भी है, पंचायत के जरिए भी होता है। जिस देश में टोटल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कर देख लें, तो हमें लगता है कि पहला जवाब तो ये है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अगर सरकार भी उनके लिए काम करे, सरकार भी इस बात को मान ले कि हमारे लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि इनको हम सरकारी कर्मी के रूप में रिकॉग्नाइज करें और इनके लिए भी कोई वेतन तय हो। तो ये पूरे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, न्यूट्रिशन के सेक्टर में, सैनिटेशन के सेक्टर में, हर तरह के सिविक कम्युनिटीज़ में जो भी सरकारी काम हो रहा है, आपने अलग अलग नाम दे रखा है, फलाना मित्र है, ये है, पैरा टीचर है, ये वो है, उनके लिए किसी को आप कह रहे हैं कि पारितोषिक हम दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं इंसेंटिव दे रहे हैं, ऑनरेरियम दे रहे हैं। तो उनको अगर आप स्टैंडर्डाइज करें, रेगुलराइज करें, इसलिए देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है कि आउटसोर्सिंग और संविदा पर जो काम कर रहे हैं उनको हम स्थायी करेंगे। शेष हमें लगता है कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्यूनिटीज़, पब्लिक सर्विस, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट को ही देखना होगा, कोई प्राइवेट आपका करने वाला नहीं है इस चीज़ को। इसको अगर जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि बहुत स्कैटर्ड रूप में जॉब, चाहे वो संविदा पे है, चाहे वो ठेकेदारी उस पे है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, करने की सोच रहे, कोई कानून लाकर जैसे, या फिर ये मनरेगा जैसी कोई योजना होगी कि गारंटी हो जाएगी आपको कि तो एक वो डिमांड भी है, वो डिमांड भी है कि जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपका है जी, उसी के तर्ज पर एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बने देश में, ताकि शहर में भी जो बेरोजगारी है तो उनके लिए भी कोई रोजगार गारंटी कानून बने। और सच कहिए तो रोजगार गारंटी कानून का नाम ही जब रोजगार गारंटी है, इसका मतलब ही तो आप गारंटी करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने जब कहा कि हर घर में, तो आप कहते हो कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, आप घर घर मोदी ले जाना चाहते हो, अब मोदी के नाम पर बहुत जुमले, बहुत झूठ, इसको ले जाना चाहते हो। हम अगर कह रहे हैं कि घर घर लोगों के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जीने के लिए एक नौकरी हो, और सरकारी नौकरी का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आरक्षण और कहीं नहीं है। प्राइवेट में ना तो नौकरी है, प्राइवेट में ना तो आरक्षण है। तो आरक्षण का भी बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है, 65% आरक्षण जो बिहार का हक बनता है, जिससे बिहार को वंचित रखा गया। मेरा एक और सवाल इसे लगे हाथ आपसे है, इस देश में मेजर एम्प्लॉयमेंट जो देने वाले सेक्टर है वो अब ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर है, सरकारों का हिस्सा कम होता जा रहा है, ये पैन इंडिया। और उसका परिणाम, बहुत दुष्परिणाम सामने आ रहा है। परिणाम पे आऊँगा। आपको लगता है कि इतनी बड़ी आबादी जो बिहार की है और इतनी बड़ी जो बेरोजगारों की फौज है, इसको रोजगार देने के लिए, इसको साधने के लिए प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर इसमें रोल निभा सकता है या केवल सरकारी? क्योंकि सरकार नहीं, केवल सरकार तो नहीं, प्राइवेट का भी रोल है, प्राइवेट का भी रोल है। लेकिन प्राइवेट में देखिए बातें होती है कि इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइवेट में कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता। अब अदानी आ रहे हैं, अदानी को 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए के लीज पर दे दिया गया, इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। वहाँ हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट की कहानी सुनाई जाएगी। उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? एक पावर प्लांट बनेगा, जिस समय कंस्ट्रक्शन चलेगा, कंस्ट्रक्शन के दौर में कुछ लोगों को काम मिलेगा, उसके बाद बहुत थोड़ी संख्या में कुछ स्थानीय लोगों को तो मिलता ही कम है, थोड़ा परमानेंट बहुत कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का काम होगा, बाकी लोगों के लिए धुआं है, प्रदूषण है, हेल्थ हैजर्ड है, वो सब मिलेगा। तो हमें लगता है कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करें, वहाँ एम्प्लॉयमेंट को लाइए कि लेबर इंटेंसिव, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो। और इसलिए उसकी भी बात हम लोग के मैनिफेस्टो में है कि आप पूरे उत्तर बिहार में देखिए और सीमांचल के इलाके में देखिए, मक्के की खेती, आपके मखाने की खेती, तो खेती यहाँ हो रही है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसकी पूरी प्रोसेसिंग गुजरात में, हरियाणा में, फैक्ट्री वहाँ है। तो अब गजब की बात है, ये लोग जो फैक्ट्री की बात आई, देखिए 2 बातें मैं मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन की जीत है। एजेंडा हमने सेट किया कि आप नौकरी की बात करो, अभी वो 1 करोड़ की बात करने लगे,
हमने कहा कि फैक्ट्री बिहार में बने, बंद पड़े कारखाने भी चालू हो, नए भी बने। अब इन्होंने उस समय कहा कि बिहार में फैक्ट्री बनेगी कहाँ, जमीन नहीं है। अमित शाह का अपना कहना है। और अभी जो मैनिफेस्टो लाया है उसमें कह रहे हैं कि हर जिले में फैक्ट्री बनाएंगे। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हवाई जहाज का भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अब बिहार में होगी, वो कर रहे हैं। तो ये बात हम लोग ला दिए हैं सामने कि फैक्ट्री की भी बात हो, बंद पड़े कारखाने को चालू करने की भी बात हो, नए बिहार के लिए एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात हो, और सारा जो सर्विस सेक्टर भी है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके जॉब को सिक्योर बनाया जाए। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल जो सवाल है उस पर बात करना चाह रहा हूँ। बड़ा बिखरा बिखरा सा, एक तरफ एनडीए का वो है जो कि बहुत यूनिट के तौर पर बहुत सामूहिक एकता जैसा एक मैसेज, परसेप्शन बहुत पॉजिटिव गया कि उन्होंने अपने सीटों का बंटवारा कर लिया, 101, 101, 29, 6, इस तरह से उन्होंने, तो पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से वो एक मैसेज गया कि ये लोगों के बीच में सब ठीक ठाक है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस था जिसकी तरफ से मैसेज ये गया कि सीटों का कोई नंबर नहीं क्लियर ठीक से पता है लोगों को ये नहीं आइडिया है कि फ्रेंडली फाइट क्या होती है। एक ही सीट पर लिबरेशन भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, हमारे साथ नहीं है ऐसा, बिल्कुल आरजेडी भी, कांग्रेस भी, ये सब चल रहा है। ये मैसेज के तौर पर निगेटिव देता है कि मैसेज जाता है कि एक तरफ ये है जो कि आपस में उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ ये है कि इनकी सब कुछ क्लैरिटी है। तो ये पब्लिक परसेप्शन से आप लोगों को जूझना पड़ता है। पहली बात, ये पब्लिक परसेप्शन मेरे ख्याल से है नहीं। अच्छा, परसेप्शन ही कुछ दूसरा है, क्योंकि वहां जो आप कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैसेज है, पब्लिक परसेप्शन की बात आप कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो सब लोगों को पता है कि ठीक ठाक नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। वहाँ इससे पहले हमेशा जेडीयू सीनियर पार्टनर हुआ करती थी जी। पहला चुनाव है जहाँ बीजेपी ने ये तय कर दिया कि हम लोग बराबरी पर रहेंगे जी। तो उस पूरे 243 की जो सूची है एनडीए की, उस सूची में एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ टीम बीजेपी है जी। और टीम बीजेपी में 101 तो बीजेपी का अपने हैं, 29 जो घोषित तौर पर उनका हनुमान हमारे चिराग पासवान जी हैं, बाकी लोग भी हैं। और लोग ये भी देख रहे हैं कि जो जेडीयू भी है वो बदला सा है, उसके अंदर भी बहुत सारे कहाँ से उम्मीदवार आ गए हैं जिनको लोकली लोग जानते भी नहीं हैं, जो कहीं से भी जेडीयू में जो भी उसका एक लिनिएज है, सोशलिस्ट ट्रैजेक्टरी रहा है, उससे बिल्कुल जुड़े हुए लोग नहीं हैं। तो जेडीयू को भी भीतर से कैप्चर कर लेने और बदल तोड़ देने की पूरी कोशिश हुई है, जो महाराष्ट्र में प्रयोग हो चुका है, शिवसेना के साथ जो हो चुका है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जो हो चुका है, बिहार में भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो हो चुका है। वीआईपी पार्टी जैसे हमारे साथ क्यों आई, पिछले चुनाव में तो बीजेपी के साथ गई थी, वहां जो उनको झेलना पड़ा अपमान, 4 विधायक को इन्होंने हड़प लिया, मंत्री को निकाल दिया मंत्रिमंडल से, और नड्डा सब आके बोल गए कि देश में एक ही पार्टी राज करेगी, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी का ये जो पूरे सत्ता का, तो वो है पावर का प्रोजेक्ट, और यहाँ पीपल है, जनता। अब जनता में तो जाहिर सी बात है कि बिहार जैसे प्रदेश में उसमें कुछ झगड़े भी होंगे और उसमें कुछ दिक्कतें भी होंगी, वो बहुत नेचुरल है। दो पांच सीट में मान लिया घर में जैसे झगड़े होते हैं, एक पार्टी में भी झगड़े होते हैं। बिहार में तो आप देखिएगा कि जिस समय टिकट बंट रहा है, हर पार्टी के दफ्तर के सामने, अब हमारी पार्टी छोड़ दीजिए, कल हो सकता है हमारी पार्टी में भी ये शुरू हो जाए कहीं कि वो टिकट मांगने वाले, लड़ने वाले, इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, कुर्ता फाड़ करके कोई कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो तो होगा। हाँ। उसका थोड़ा बहुत अगर झलक उसके आपको गठबंधन में भी दिखे, वो तो गठबंधन की जीवंतता है। ये कोई आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट नहीं है, या सब ठीक है 1 मिनट का मौन श्रद्धांजलि दे करके चले गए खड़े होकर के। मेरा अगला सवाल है डिप्टी सीएम को लेकर। पिछले बार भी महागठबंधन में काफी खेल रचे गए, और जिस वीआईपी पार्टी का आपने जिक्र किया वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के भाग गए थे। इस बार आप लोगों ने उनको दिया है। उनकी पार्टी की वक्त के हिसाब से देखें, हैसियत के हिसाब से देखें, तो पिछली बार 4 उनके पास थे और आपसे कम सीटें लड़ रहे थे। उस लिहाज से देखा जाए तो आपका दावा स्ट्राइक रेट के जरिए, जिसका हमने बात किया, परफॉर्मेंस के लिहाज से और लॉयल्टी के लिहाज से, जो पार्टी के प्रति निष्ठा है लोगों की, उस लिहाज से, इन सारे पैमानों पर लिबरेशन कहीं आगे बहुत दिखती है। तो आपने अपना, डू यू थ्रो योर हैट इन द रिंग कि हमको भी डिप्टी सीएम चाहिए या हमको भी कुछ ऐसा चाहिए? नहीं, हमने डिप्टी सीएम वाला हमने तो कह दिया कि भाई उसमें हम लोग नहीं हैं। हमने ज़रूर सेक्रीफाइस किया। लोग कह रहे थे कि भाई बिहार में इस बार माले को 30 सीट मिलनी चाहिए। एक जनरल परसेप्शन था, एक गुडविल था, और इसके लिए बिहार के तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि माले के ऊपर इतना लोगों का भरोसा है जी।
लेकिन हमने देखा कि ये जो नई दो पार्टियां हैं इनको रखना तो ज़रूरी है। जी जो मुकेश जी से भी मेरी बात हुई कि आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक बात। लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनने लगी है कि आप इस तरफ हैं संविधान रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र के लिए, इस तानाशाही के खिलाफ, तो इस आइडेंटिटी के साथ कोई इधर उधर मत कीजिए। आप रहिए, उसमें 2-4 सीट ज़्यादा कम वो बहुत मायने नहीं रखता, हम सब लोग हैं आपको देखने के लिए। तो हमें लगता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो खराब प्रदर्शन हम लोगों का रहा कमज़ोर 2020 में भी और 24 में भी, वो उत्तर बिहार में रहा। दक्षिण में हम लोग 20 में भी स्वीप किए थे, 24 में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। दक्षिण को हम लोग मेंटेन करेंगे, थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। उत्तर बिहार में खासकर जैसे हम कल सिवान समस्तीपुर में थे, समस्तीपुर में 10 सीट में 5-5 का डिवीजन हुआ था, लेकिन बगल में दरभंगा है, मधुबनी है, वहाँ लगभग बीजेपी ने स्वीप कर दिया था। तो इनके आने से फ़र्क पड़ेगा, इनके आने से, आईआईपी के आने से एक वो जो पूरा बिहार का वो भौगोलिक हिस्सा है वहाँ जिनकी तो आपकी सोशल इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर है इस बार पिछली बार। सोशल, जियोग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल कह लीजिए बिहार के हिसाब से तो वो जो इलेक्टोरली हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, और जो सोशल मैसेज भी, क्योंकि बार बार ये लोग यही कहते हैं कि भाई यहाँ तो लालू जी 90 में जब थे तो पूरे बहुजन समाज उनके साथ होता था, और धीरे धीरे सिकुड़ते गए और सिर्फ मुस्लिम और यादव रह गए। तो ये जो एक बात फैलाने की कोशिश होती है कि हाँ अति पिछड़ा नहीं है, यहाँ दलितों के लिए जगह नहीं है, तो वो हम लोगों ने इस बार बिल्कुल कर दिया यहाँ। और दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं कि जो बिहार बीजेपी की सूची है 101, और उस सूची को आप ठीक से देख लीजिए, एक तरफ कास्ट सर्वे है, उसके आंकड़े देखिए, उसके आंकड़े उसमें इसमें इस पैमाने पर तो कांग्रेस पार्टी का भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। नहीं, बाकी का तो कुछ अच्छा बुरा आप कहेंगे, लेकिन बीजेपी का जो है, आप नारा सबका साथ सबका विकास, 101 कैंडिडेट की सूची, एक भी भाजपा तो कुछ मामलों में एकदम क्लियर है कि हम सिर्फ उस मामले में क्लियर है, उस मामले में क्लियर है, लेकिन जिस चीज को छुपाना चाहती है और जिस पे आप धीरे धीरे भंडाफोड़ हो रहा है कि बातें मुंह खुलते ही बात करेंगे ओबीसी और ईबीसी और महादलित छोड़ के बात ही नहीं करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेचर की लिस्ट है 101, उसमें जिन 4 जातियों की कुल आबादी बिहार में 15-16% से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए 49 आउट ऑफ 101, लगभग 50% मैं इसको भी आरक्षण मानता हूँ। अच्छा, ये भी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ऑफ द पावरफुल। आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया था वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से, और बड़ा पावरफुल कैंपेन हुआ, बड़ा अग्रेसिव तरीके से स्टार्ट हुआ, और लेकिन अब जब चुनाव चल रहा है तब वो कैंपेन पूरी तरह से नदारद है। क्या वो कैंपेन समय से पहले पीक करके खत्म हो गया, या वो इलेक्टोरल उसमें आपको बेनिफिट नहीं दिखता, क्यों उसको पीछे छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो एक इंटीग्रल पार्ट है। जैसे वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा और उस कैंपेन में जो आपको रिस्पांस दिखा, वो सिर्फ एसआईआर की वजह से नहीं था, उसमें दोनों चीज़ थी। एसआईआर को लेकर के अचानक हमला हुआ, नोटबंदी की तरह वोटबंदी का हमला, उसको लेके लोगों में एक जाहिर सी बात है बहुत एंजाइटी भी और गुस्सा भी, नाराज़गी भी थी, सब कुछ था, आशंका भी। लेकिन साथ साथ वो जो 5 साल का जिसको हमने कहा कि बिहार के लिए लंबित एजेंडा है, बिहार बदलाव चाहता है, तो वो बदलाव की जो चाहत है वो आपको दिखी उसमें। इसीलिए वो एसआईआर, एंटी एसआईआर, जो वोट चोर गद्दी चोर, आज भी वो नारे लग रहे हैं। तो वोट को बचाना है, क्यों बचाना है? वोट को इसलिए बचाना है कि हमें वोट से बदलाव लाना है, अपना अधिकार हासिल करना है। और ये चोरी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए चोरी कर रहे हैं, वोट की चोरी नहीं कर रहे हैं सिर्फ, वो आरक्षण की भी चोरी कर रहे हैं, नौकरी की भी चोरी कर रहे हैं। जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। और आप देखेंगे वो नारा हर मीटिंग में हम तो देखते हैं कि लोग ये नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वो एक राजनीतिक संकल्प को मजबूत कर दिया है। ये जो घटना हुई मोकामा में, आनंद सिंह की और जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई, आपकी खुद की पार्टी भी इस तरह की जो बाहुबल, गुंडागर्दी और हिंसा की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको झेल चुकी है, और आज भी झेल भी रही है। और मैं जाहिर बात, मेरा इशारा है चंद्रशेखर की तरफ, जब एक आज आरजेडी के साथ है, शहाबुद्दीन आज नहीं है, लेकिन यही कमोबेश स्थिति आपके सामने आई थी। आज फिर एक और बाहुबली के ऊपर आरोप है और एक हत्या हुई है। तब आप इस स्थिति में अपने को कैसे देखते हैं? असहज पाते हैं, या आप इसको पॉलिटिकल आउटकम के किस तरह के देखते हैं? ये मोकामा की घटना ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये बीजेपी के एनडीए की जो पूरी पॉलिटिक्स है पावर की, अब उसका एक आपके पास एक ऑर्गेनिक समझिए कि उसका एक उदाहरण है कि आप बात कर रहे हैं जंगल राज,
या तो बीजेपी वाले 30 साल 50 साल 70 साल 500 साल 700 साल पहले की बात पीछे की बात करेंगे, या ये लोग 20 साल आगे का सब्जबाग दिखाएंगे कि 47 में विकसित भारत है तब विकसित बिहार होगा, तो आज की बात नहीं करते। तो जंगल राज का जो पूरा इनका प्रचार था, मोकामा की घटना ने हमें लगता है उसकी पोल खोल के रख दिया कि आज जिस स्थिति में हम हैं, जहाँ एक पूरे बीच चुनाव अभियान में एक नेता की हत्या हो जाती है इस तरीके से, और आपके कैंडिडेट का नाम आता है उसमें कि वो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है, तो बीजेपी के पूरे प्रचार को एक तरीके से मोकामा ने धराशायी कर दिया उस पब्लिसिटी को। और जहाँ तक 1 मिनट की श्रद्धांजलि आप कह रहे हो, वो इसी वजह से चेंज की गई थी। अभी पता नहीं, हो सकता है, लेकिन इनके पास एक कहने के लिए कुछ है नहीं। वो ये भी शायद दिखाना चाहता है कि हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, हमें कोई आता जाता नहीं है बिहार में, लोग क्या पूछ रहे हैं, मतलब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कुछ तो लोग सवाल पूछ ही देते। अभी भी बिहार है, ये दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लोग थोड़ा सा सवाल अभी भी पूछ लेते हैं बिहार में, तो उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए चाहते नहीं है। सम्राट चौधरी को छोड़ के गए कि तुम अकेले संभालो, पत्रकारों से कहा कि बाहर नहीं जाना, अब बताइए कि बाहर जा करके कोई पूछ देंगे तो नहीं देना है, और उन्होंने वही पढ़ के सुनाया जो था। तो हमें लगता है कि ये इनका प्रचार तो गया, इनका जो भ्रष्टाचार का इनका जो भी प्रचार था वो उन्हीं के ऊपर बुमेरांग कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा प्रशांत किशोर का एक कैंपेन चल रहा है, प्रशांत चंद्र स्वराज पार्टी जिस तरह से इस मैदान में है, सबसे ज्यादा सीटों पर इनफैक्ट वही लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जेडीयू, सारी पुरानी पार्टियां को पीछे छोड़ के वो सारी सीटों पर लड़ रहे हैं, तो उनके कैंपेन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या वो सीट बाय सीट नुकसान पहुंचा सकते हैं आप लोगों को? नहीं, सीट बाय सीट जरूर उनके जहाँ जैसे उम्मीदवार होंगे उस हिसाब से इनको कुछ वोट मिलेंगे, उम्मीदवार के आधार पर बेसिकली। जो जनसुराज एज ए पार्टी या प्रशांत किशोर एक पार्टी के प्रोमोटर के रूप में, मैं प्रोमोटर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट है। हाँ। ये कोई पार्टी कम एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ज़्यादा है। अच्छा। और हर प्रोजेक्ट के जैसे कोई प्रोमोटर होते हैं तो वो सबसे बड़े प्रोमोटर के रूप में यहाँ आए। तो वो जो नैरेटिव उनका था, वो नैरेटिव लेकिन धीरे धीरे खत्म होने लगा है। हमने कई देखा कि बहुत सारे आदर्शवादी नौजवान महिलाएं जो इनमें, वो दिल्ली में जैसे आपके शुरुआती दिनों में जो लोगों की उम्मीद थी, तो इनके साथ भी एक लोगों की उम्मीद जुड़ने लगी थी कि बिहार में नई पार्टी, नए चेहरा, नई बातें, नई सोच कुछ देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 1-2 साल में जिस तरह से इन्होंने टिकट का भी किया है, लोगों को बांटा है, जिस तरीके की राजनीति सामने आई, तो लोगों का बहुत तेजी से मोह भंग हो रहा है। अच्छा। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की अनरेवलिंग शुरू हो चुकी है मेरे ख्याल से, कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन था, बिहार जैसा स्टेट, एक गरीब बैकवर्ड स्टेट, लेबर इंटेंसिव स्टेट, और लेबर इंटेंसिव स्टेट में आप कैपिटल लेकर के आए हैं, ऊपर से कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, ये चलने वाला नहीं है। लेकिन आप देखिए, उनके पास रिसोर्स बहुत है, कैंडिडेट बहुत दिए हैं, और मज़ेदार बात है कि वो तो कह रहे थे कि लड़ाई एनडीए और प्रशांत किशोर के बीच में है। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे कैंडिडेट्स को हाईजैक कर लिया। जितने इनके कैंडिडेट हाईजैक हो रहे हैं या मैदान से हट रहे हैं, वो सारे बीजेपी के पास जा रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर आपकी लड़ाई एनडीए से ही थी तो आपके लोग भाग करके एनडीए के समर्थन में क्यों चले जा रहे हैं? ये तो बड़ा विडंबना है, इसका जवाब प्रशांत किशोर ही दे सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है बस, खाली जहाँ तक मैं इस इलाके में घूमा, अलग अलग जिलों में गया, कहीं एक चीज़, ये मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, उस पर आपका आकलन क्या होगा। 20 साल तक राज करने के बाद भी नीतीश कुमार खिलाफ, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है मुझे, कोई बहुत नाराजगी नजर नहीं आ रही है। क्या ये फीडबैक आप लोगों तक भी है? इसको आप लोग कैसे इसका आकलन कर रहे हैं? नहीं, नाराजगी है सरकार के प्रति। आप समझ लीजिए कि लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी थी कि नीतीश जी अब इस सरकार के मुखौटा भर बन के रह गए हैं, सरकार चला रहे हैं मोदी जी, तो इसलिए मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ है उस हिसाब से। और नीतीश जी मान लीजिए बुजुर्ग भी होने चले हैं, थोड़ा तबीयत भी लोगों को लगता है ठीक नहीं है, तो कुल मिलाकर के एक लेवल पे एक सहानुभूति भी, तो इसलिए आपको लग रहा है कम। लेकिन उस सरकार के प्रति नीतीश कुमार एज एन इंडिविजुअल लीडर, नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स के एक लंबे उस तरह से करने वाले एक नेता, तो वो अलग, और सरकार मेरे ख्याल से थोड़ा अलग। सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा वो अपनी जगह पर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। अब नीतीश कुमार जी को लेकर ये भी रहता है कि भाई इधर उधर क्या ज़िंदगी में और एक बार, आखिरी बार कहीं इधर उधर करेंगे, क्या करेंगे, तो वो इसलिए नीतीश कुमार के प्रति व्यक्तिगत हो सकता है आपको लगेगा
कि कुछ सहानुभूति है, बहुत नाराजगी नहीं है, लेकिन सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है। उनसे बातचीत करने के लिए कॉमरेड बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बिहार चुनाव से जुड़े एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी मर्जी से, ताकि हम बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचा सकें और आप कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।